नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। एक तरफ नेता कहते हैं कि जाति विहीन समाज की स्थापना होनी चाहिए, दूसरी तरफ नेता ही जाति आधारित जनगणना की बात करते हैं। तीसरी तरफ ये बात भी उठती है कि जो लोग जाति विहीन समाज की बात करते हैं, क्या वो जब चुनाव आता है तो उम्मीदवार की जाति देखकर, इलाके विशेष में जातियों का गणित देखकर क्या वो टिकट तय नहीं करते। तो ये कुल मिलाकर इस पूरे त्रिकोण में उलझ कर रह गया है जाति आधारित जनगणना का मामला। जाति के आधार पर जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए, ये सवाल उठा रहे हैं नीतीश कुमार, ये सवाल उठा रहे हैं अनुप्रिया पटेल, ये सवाल उठा रहे हैं महाराष्ट्र की सरकार, ये सवाल उठा रही है तमिलनाडु की सरकार। उड़ीसा की सरकार तो ओबीसी को कोई आरक्षण ही नहीं देती, क्योंकि उसका कहना है कि कोई गिनती ही नहीं है, कोई आंकड़ा ही हमारे सामने नहीं है, तो किस आधार पर हम आरक्षण दें। कुशवाहा हो, निषाद हो, जिसमें भी एक बड़ा वर्ग है जो एनडीए यानी बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, वो लोग भी ये सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस भी ये सवाल कुछ उठा रही है। रामदास आठवले जो कि मोदी सरकार में शामिल हैं, वो भी कह रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि 1951 में जो भारत सरकार ने तय किया था उस पर वो चलेंगे। तब भारत सरकार ने तय किया था कि धर्म और भाषा के आधार पर तो जनगणना होगी, लेकिन जाति के आधार पर जनगणना SC ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को छोड़कर नहीं होगी। लोग कह रहे हैं कि साहब, जब आप आरक्षित जातियों के जनगणना की बात करते हैं जिसमें SC और ST को शामिल करते हैं, तो OBC भी आरक्षित जाति है अब मंडल कमीशन के बाद 90 के दशक से, तो उसको फिर क्यों नहीं शामिल किया जाना चाहिए। लोग कह रहे हैं जब आप कि धर्म के आधार पर जनगणना करते हैं कि हिंदू कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, अल्पसंख्यकों में जैनी कितने हैं, पारसी कितने हैं, बौद्ध कितने हैं, ईसाई कितने हैं, सिख कितने हैं, तो फिर OBC में कितनी जातियां हैं, ब्राह्मण वर्ग में कितनी हैं, राजपूत में कितनी हैं, इनका आकलन करने में क्या जाता है। आखिर 1931 में आखिरी बार जातीय आधार पर जनगणना इस देश में हुई थी। वैसे देश में अंग्रेजों ने ये जनगणना का तरीका शुरू किया था, 1872 में पहली बार हुई, फिर 1881, 1891, 1901, 1911, 1921, 1931, 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण डाटा तो कलेक्ट हुआ था, लेकिन डाटा को इंटरप्रेट नहीं किया गया, यानी वो डाटा सामने हमारे नहीं आ पाया। तो 1931 में आखिरी बार जातीय आधार पर जनगणना हुई थी और अब 2031 यानी 100 साल पूरे होने जा रहे हैं करीब करीब। अब सवाल उठता है कि जाति के आधार पर जनगणना होगी तो इससे क्या फायदा होगा या क्यों होनी चाहिए। तो 4-5 कारण इसके बताए जा रहे हैं। 1-2 कारणों की मैंने आपको विवेचना करी थी। एक बड़ा कारण ये है कि नीतियां बनानी पड़ती हैं, नीतिगत फैसले लेने पड़ते हैं। तो किस जाति के कितने लोग हैं, खासतौर से OBC के, मंडल कमीशन कहता है 52% है और 27% आरक्षण दिया, तो आपको नीति बनाने में आसानी होती है कि आखिर OBC के लिए कितना पैसा अलॉट करना है, जैसे SC और ST के लिए आप अलॉट करते हैं। फिर आपको पता लगता है कि किस जाति में के अंदर कौन सी ऐसी जाति है या उपजाति है जो विकास कर रही है, कौन सी है पिछड़ी हुई है, किसके लिए ज़्यादा जोर देना है, किसके जो धार्मिक कर्मकांड है वो बाल विवाह को मान लीजिए बढ़ावा देते हैं या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देते हैं, तो उस तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। ये कुछ चीज़ें हैं जिसका विश्लेषण किया जा सकता है और नीतियाँ उस आधार पर बनाई जा सकती हैं। और आजकल आपको पता होना चाहिए डाटा बहुत महत्वपूर्ण है। आंकड़े नहीं है तो आप कुछ भी काम ढंग से आज की तारीख में नहीं कर सकते। दूसरी वजह है कि मराठे हैं, जाट हैं, राजपूत हैं, कापू हैं, पाटीदार हैं, ये सब कह रहे हैं कि साहब हम शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, हमें OBC में शामिल किया जाए। OBC वाले कह रहे हैं भाई आप तो प्रभुत्व प्रभावशाली हो, आपको क्यों शामिल किया जाए। तो अगर एक आंकड़ा आ जाए कि वास्तव में मराठे इतने हैं, इतने मराठों के पास शैक्षणिक योग्यता इतनी है, इतने मराठों के पास गाड़ियां हैं, इतने मराठों के पास पक्के घर हैं या कच्चे घर हैं, या इतने मराठे सरकारी नौकरी में हैं, केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की, तो उस हिसाब से बताया जा सकता है। मैं सिर्फ मराठा एक उदाहरण ले रहा हूँ मैं, जैसे जाट हैं, मराठी हैं, पाटीदार हैं, कापू हैं, इनका तो इससे बेकार के लड़ाई झगड़े खत्म होंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि राजस्थान में गुर्जर अपने आप को शेड्यूल ट्राइब में शामिल करने की मांग करते रहे, 70-72 गुर्जर पुलिस फायरिंग में मारे गए। हरियाणा के अंदर जाटों का आंदोलन हुआ, 2-2.5 दर्जन वहाँ लोग मारे गए। तो इस तरह का खून खराबा बंद हो सकेगा, कम हो सकेगा, ऐसा कहा जा रहा है। तीसरी बात कही जा रही है कि अब कोटा के अंदर कोटा की बात हो रही है कि
ओबीसी का खास तौर से, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 2017 में रोहिणी आयोग भी बनाया था, जिसको 10वीं 11वीं बार एक्सटेंशन मिला है। लेकिन रोहिणी आयोग किस आधार पर फैसला करेगा? 1931 के आधार पर तो वो फैसला कर नहीं सकता, और नई कोई जनगणना हमारे सामने है नहीं कि वो कैसे तय करेगा कि ओबीसी में फलानी जातियां ऊपर हैं, फलानी जातियां नीचे हैं। और अगर ये जाति आधारित जनगणना होती है तो हमें एससी के बारे में भी पता लग जाएगा, दलितों में कौन सी जाति ऊपर है, कौन सी दलित जाति मलाई खा रही है। जैसे ओबीसी में कहते हैं साहब कहीं यादव मलाई खा रहे हैं, कहीं राजस्थान में कहा जाता है जाट मलाई खा रहे हैं, या फिर एसटी के अंदर मीणा मलाई खा रहे हैं। इसी तरह की बातें कही जाती हैं तो एग्जैक्ट आंकड़ा आएगा। मीणाओं में कहा जाता है कि साहब जमींदार मीणा जो है वही मलाई खा रहे हैं, जो चौकीदार मीणा है वो अभी भी उपेक्षित है। तो अगर जनगणना उस आधार पर होगी तो कल को हो सकता है कि ओबीसी के बाद हम ये भी देख पाएं कि मीणा में से किस समाज विशेष का, किस जाति विशेष का, जमींदार मीणा का या फिर चौकीदार मीणा का, उसके विकास पर ज्यादा जोर देना है। रोहिणी आयोग की मैंने बात करी थी कि कोटा के अंदर कोटा कैसे निर्धारित होगा। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी जब भी मामला कोई जाता है आरक्षण का, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस का, इस तरह का कि अलग से आरक्षण दे दो, तो वो कहते हैं कि आपके पास आंकड़ा कहाँ है, डाटा कहाँ है, कितने लोग पिछड़े हुए हैं, कितने लोग शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, आपने जो आंकड़ा पेश किया किस आधार पर पेश किया है, आपने कैसे इवैल्यूएट किया, कैसे इस निर्णय पर पहुंचे। तो बहुत सारे सवाल उठते हैं और वो कानूनी दावपेच में सवाल उलझ कर रह जाते हैं। ऐसे में भी अगर जाति आधार पर जनगणना होगी तो बहुत अच्छा होगा। 2011 में 5,000 करोड़ खर्च करके ऐसी जनगणना की भी गई थी, लेकिन वो डाटा रखा गया, उस डाटे का विश्लेषण नहीं किया गया। एससी एसटी और भाषाई आधार पर और धर्म वाली ही आंकड़े सामने रखे गए। उसके बाद 2016 के अंदर भी भारत सरकार ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को ये रॉ डाटा पकड़ाया और उसके बाद इस पर काम करने के लिए कहा, लेकिन उनका 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी जिसमें और मेंबर्स की नियुक्ति भी नहीं हुई। उसकी रिपोर्ट आई या नहीं आई कुछ भी नहीं मालूम। तब कहा गया कि 98.87% जो डाटा है, रॉ डाटा, वो बिल्कुल सही है, ठीक है, एरर फ्री है। फिर कहा गया कि जो 118 करोड़ की आबादी उस समय के हिसाब से, उसमें करीब 1.25 करोड़ के आसपास गड़बड़ियां हैं, कुछ उनको ठीक किए जाने की जरूरत है। तो इस तरह की बातें चलती रही, लेकिन मोटे तौर पर अब नए सिरे से ये मांग उठी है। और अब देखना है कि वैसे तो मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो लाइन यूपीए ने ली थी, जो लाइन कांग्रेस ने ली थी, जो लाइन पंडित नेहरू ने ली थी, जो लाइन इंदिरा गांधी ने ली, जो लाइन वाजपेयी जी ने ली, जो लाइन चरण सिंह, मोरारजी देसाई वगैरह ने ली, उसी को वो फॉलो करेंगे। क्या इस देश में कभी जाति आधारित जनगणना हो पाएगी? लोग कह रहे हैं कि इससे उथल पुथल मच जाएगी। बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनको अभी पॉलिटिकल संरक्षण मिलता रहा है अपने प्रभुत्व के कारण। हो सकता है पता लगे कि उनकी संख्या तो कम है तो उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। कुछ जातियां हैं जिनका अभी तक उपेक्षा हो रही है, पता लगा कि इनकी जनगणना के अंदर आंकड़े ज्यादा आते हैं तो उनका महत्व बढ़ जाएगा। तो नए सिरे से सामाजिक समीकरण बने बिगड़ेंगे, नए सिरे से सोशल इंजीनियरिंग होगी। इससे पता नहीं किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। तो ये आशा, निराशा, आशंका, डर, ये सारी चीजें भी इसमें शामिल है। लेकिन बड़ा चीज ये है कि ये पॉलिटिकल फैसला है, जाति आधारित जनगणना कराना या नहीं कराना, या फिर एक सामाजिक शैक्षणिक फैसला होगा, उस लिहाज से होगा। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।